हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग आज सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है संविधान निर्माण। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने अभी चैप्टर कंप्लीट किया है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपवाद। उसके बाद अब हम लोग सिविक्स का चैप्टर उठाया है हम लोगों ने, चैप्टर नंबर 3। ठीक, अब संविधान की क्या आवश्यकता है और संविधान की क्यों जरूरत है, ये हमें जानना इस चैप्टर के पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो जैसे कि अगर कोई कार्य, कोई टास्क हमें मिलता है, अगर हम उसे एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, ठीक, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी होता है और जो उस कार्य से हमें चाहिए होता है वे हमें मिल भी पाता है। ठीक, और अगर वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी कार्य की योजना नहीं बनाएंगे तो और उसको करने हमने स्टार्ट कर दिया तो वो कार्य शायद असफल भी हो जाए और उसमें हमारा लॉस भी हो जाए। ठीक, तो इसलिए हमेशा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना ही सफलता की कुंजी है। एक और फिर इसके बाद तो उसी प्रकार से एक राष्ट्र को सही प्रकार से चलाने के लिए उसमें क्या क्या नियम कानून उस राष्ट्र में लागू करने चाहिए, ये हमें संविधान ही सिखाता है। ठीक, तो एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक संविधान का होना उस राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जब एक संविधान उस राष्ट्र में लागू होता है तो अपने साथ कई सारे नियम कानून कायदे, ठीक, ये सभी चीजें लेके आता है। लास्ट चैप्टर में सिविक्स में हम लोगों ने पढ़ा था न्यायपालिका, कार्यपालिका। ठीक, तो इस न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक, इन तीनों का अपना अपना एक अपना महत्व है और ये चीजें महत्व रखती हैं इस प्रकार से कि, और ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें संविधान सिखाता है। ठीक, कि संविधान ही हमें बताता है कि किस प्रकार से विधायिका को कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से कार्यपालिका को विधायिका के अंतर्गत रहकर कार्य करना चाहिए और किस प्रकार से न्यायपालिका को अपने न्याय अपने देश के लोगों को बिना किसी दबाववश देने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे विधायिका कौन है, न्यायपालिका, कार्यपालिका कौन है और न्यायपालिका कौन है। तो विधायिका है हमारी संसद, ठीक, और कार्यपालिका है हमारे मंत्रीगण, ठीक, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो अदर डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। ठीक, और न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका है जुडिशरी, यानी कि हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, या कोई जिला न्यायालय। ठीक, ये सभी क्या है, हमारी न्यायपालिका है। ठीक, और ये सभी संविधान के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर मुख्य मुख्य चीजें संविधान से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब तक हम संविधान समझेंगे नहीं कि संविधान क्या है, क्यों है, ठीक, तब तक हम चैप्टर को अगर यदि स्टार्ट कर देते हैं तो हमें उतना फ्रूटफुल यानी उतना हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है किसी पाठ को समझने से पहले। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें चैप्टर में फर्स्ट हेडिंग आप लोग देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका में एक घटना घटी, ठीक, और उसमें देखा गया कि लोगों में किस प्रकार से भेदभाव देखा जा रहा है। ठीक, पढ़ते हैं कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के शासकों की रंगभेद नीति के विरुद्ध विद्रोह का भूगोल फूंक दिया और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की अत्याचारी सरकार 1964 में उन देशद्रोहों का मुकदमा चलाया। उन्हें तथा 7 अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा, उन्हें 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था और महात्मा गांधी को भी यहाँ रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में पहले
रंग भेद की नीति मतलब भेदभाव जैसी कुरीति लागू हुई थी। ठीक है, कि मतलब पहले रंग के आधार पर लोगों से वहां पर भेदभाव किया जा रहा था। और संविधान हमें बिल्कुल मना करता है किसी भी भेदभाव या विविधता को, मतलब ये कि लोगों में रंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका में ये चीजें हो रही थी। तो जैसा कि आप लोगों ने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, जिन्होंने भेदभाव रंग भेद में जो दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किए। एक इस प्रकार से उन्होंने जो रंग के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में लोगों को दबाया जा रहा था, या लोगों के जो आपसी उनके हितों को दबाया जा रहा था, ठीक, और रंग के आधार पर उनको पद दिए जा रहे थे, और रंग के आधार पर उनको कॉलेजों में, स्कूल्स में एडमिशन दिए जा रहे थे। तो इन सभी चीजों के लिए, यानी कि जो रंग के आधार पर उन लोगों से भेदभाव हो रहा था, उन सभी के लिए नेल्सन मंडेला ने एक मुहिम चलाई, एक विद्रोह किया, ठीक, और लोगों को इससे आजाद कराया कि अगर अफ्रीका में इस प्रकार से जो रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था, ठीक, उसे उस विद्रोह के माध्यम से इन्होंने उससे मुक्त कराया, ठीक, और उसके लिए इन्हें कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, ठीक, और कई वर्षों तक कारावास में बंद रहना पड़ा। और इसी का शिकार महात्मा गांधी को भी होना पड़ा। जैसे आप लोगों ने महात्मा गांधी की स्टोरी में पढ़ा होगा कि जब वह दक्षिण अफ्रीका वकालत सीखने गए थे, ठीक, तो जब वह ट्रेन में जा रहे थे तो उन्होंने उनका मतलब सामान फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो शायद जो उसमें उस डब्बे में जो सफर कर रहे थे वो कौन थे, वो गोरे लोग थे, है ना, वाइट मैन थे। और गांधी जी को उनके मतलब उनके कलर से मैच करता हुआ नहीं माना था, तो उनको वहां से, और उन्होंने फिर उन्होंने वो लड़ रहे थे कि मतलब हमने जब इसका टिकट लिया हुआ है तो क्यों नहीं हम इसमें जा सकते हैं, है ना। पर उन्होंने जोर जबरदस्ती करके उनका सामान भी और उन्हें भी वहां से उस पोस्ट से निकाल दिया, ठीक। तो इस प्रकार से जब उनके साथ भी इस प्रकार से भेदभाव हुआ, तो उन्होंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कई संघर्ष किए, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग है कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, ठीक। तो रंग भेद के खिलाफ किस प्रकार से संघर्ष उठा और किस प्रकार से लोगों ने विद्रोह किया, ये हम लोग जानते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की राजनीति यूरोप के श्वेत लोगों ने लागू की थी। ये लोग प्रजाति श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित थे, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो यहाँ पर रंग के आधार पर लोग भेदभाव कर रहे थे, और ये मुहिम जो थी वो गोरे लोगों ने सबसे पहले प्रारंभ की, ठीक। और इसी को वे आधार मानकर कमजोर और गैर गोरे लोगों का शोषण करते थे। मतलब जो अश्वेत थे, ठीक, उनका लगातार शोषण किया जा रहा था अफ्रीका में। 17वीं से 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को ही उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया गया, और भारत को उलट वहीं बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया और रंग भेद की राजनीति से लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोगों का रंग काला होता है, लेकिन आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। मतलब भले ही जो अफ्रीका में
जो उनकी संख्या थी वह अश्वेत लोगों की संख्या ज्यादा थी, परंतु फिर भी वे संख्या में उस समय 3/4 थे। ठीक, मतलब कुल जनसंख्या के 3/4 हिस्से थे। ठीक, फिर भी लोगों को वहां दबाया गया, मतलब उनका शोषण किया गया, और जो मुख्य पद थे, ठीक, वो भी, और जो वहां की जो कार्यपालिका थी ये गोरे लोगों ने अपने हाथों में ले रखी थी, मतलब शासन व्यवस्था जितनी भी थी। और इसी के साथ साथ अश्वेत लोगों को कोई भी पद नहीं दिए गए थे। उसके साथ ही साथ उनको जो सरकारी नौकरियों में या विद्यालयों में या कॉलेजों में उनको शिक्षा के भी समान अवसर नहीं दिए जा रहे थे। ठीक, और यद्यपि दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों का रंग काला होता है, लेकिन आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। इन लोगों की आबादी तो बहुत थी, परंतु वे अशिक्षा और अन्य बुराइयों से ग्रस्त थे। ठीक, उसके बाद गैर गोरे लोगों को गोरों की बस्ती में रहने बसने की इजाजत तो दूर की बात थी, बगैर परमिट वहां जाकर काम भी नहीं कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यघर, समुद्र तट, तरणताल, सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे और कालों के लिए अलग अलग प्रबंध थे। एक तो यहाँ तक कि सभी चीजों में लोगों के कलर्स को लेकर उन्हें बंटवारा कर दिया गया था। सभी चीजें जितने भी मैंने अपने नाम लिए सभी जगह उनको आपस में बांट दिया, मतलब इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, समानता बिल्कुल भी नहीं थी उस समय। उसके बाद सन 1950 में अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग-भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया। इस हेतु उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में झंडे तले एकजुट हुए और उन्होंने कई मजबूत संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी सम्मिलित थे और अनेक समझदार व संवेदनशील गोरे लोगों की रंग भेद समाप्त करने से आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई, परंतु स्वेत सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करने से अपना शासन जारी रखा। परंतु फिर भी लगातार इस प्रकार से विद्रोह उठ रहा था, परंतु फिर भी गोरे लोग पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी जो शासन व्यवस्था थी वो लगातार चालू रखी। ठीक, तो ये कुछ दो हेडिंग्स थी जिन्होंने हमने आज के टॉपिक में हमने दो हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया है। आने वाले क्लास में हम फिर इस चैप्टर को दूसरा मोड़ देंगे, मतलब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे संविधान का निर्माण या संविधान दक्षिण अफ्रीका को कैसे आजाद किया गया और इस भेदभाव जैसी नीति से कैसे लोगों को मुक्ति दिलाई गई और कैसे वहां पर संविधान लागू किया गया। तो ये चीजें और कौन राष्ट्रपति बना, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे कि भारत की तरफ उस चैप्टर को मोड़ेंगे, यानी कि भारत में किस प्रकार से जो संघर्ष हो रहा है, जब उनसे लोगों को आजादी दिलाई गई और भारत में किस प्रकार से संविधान का निर्माण हो पाया। ठीक, तो ये सभी चीजें हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।